हेलो, नमस्ते, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल में ब्रह्मांड से संबंधित सवालों को, ठीक ना। तो आइए दोस्तों, हम आज इसे विस्तृत तौर पे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम सवालों को भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कह रहा है ब्रह्मांड। पहले जानते हैं कि आखिर ब्रह्मांड क्या होता है ना। चलिए, कह रहा है सामान्य रूप से पृथ्वी, ग्रहों, उपग्रहों, सौर मंडल, तारों एवं आकाश गंगाओं के सम्मिलित पुंज को ही हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? तो पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, सौर मंडल, तारे एवं आकाश गंगाओं के जितने सम्मिलित पुंज हैं उन सबको क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। मतलब ब्रह्मांड के अंदर सभी को हम शामिल कर लेते हैं, चाहे वो पृथ्वी हो, ग्रह हो, उपग्रह हो, सौर मंडल हो, तारे हो, या फिर जितनी आकाश गंगाएं हैं, इन सबको सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे कह रहा है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। ये ध्यान रखेंगे। पूछ देता है क्वेश्चन हमसे कि भूगोल के जनक कौन है, तो भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस। ओके। आगे हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों कि जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यानी जियोग्राफी शब्द किसने दिया था? तो एराटोस्थनीज ने दिया। कौन दिया था? एरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने दिया था। जियोग्राफी शब्द किसने दिया? इरेटोस्थनीज ने दिया था। ओके, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। हमसे पूछ देगा कि भूगोल का जनक कौन है, तो हिकेटियस हम बताएंगे। भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस हैं। लेकिन जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, या जियोग्राफी शब्द किसने दिया था, तो वो कौन हो जाएंगे? एराटोस्थनीज हो जाएंगे। ओके दोस्तों, आगे कह रहा है कि वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? भूगोल के जनक तो हिकेटियस हैं, लेकिन वर्तमान भूगोल के जनक कौन है? तो वर्तमान भूगोल के जनक हैं दोस्तों अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक, यदि वर्तमान लगा करके पूछे, वर्तमान लगा करके पूछे ना दोस्तों, है कि वर्तमान भूगोल का जनक कौन है, तो हम बताएंगे कि अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं। ओके, लेकिन केवल भूगोल का जनक पूछ दे तो हम क्या कहेंगे दोस्तों कि वो कौन है? हिकेटियस हैं। केवल भूगोल का जनक पूछे तो हिकेटियस, और आधुनिक या वर्तमान भूगोल का जनक कौन है दोस्तों? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं। ओके दोस्तों, चलिए, आगे कह रहा है कि विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता के नाम से किसे जाना जाता है? तो अनेक्सीमेंडर को। किसको जाना जाता है दोस्तों? अनेक्सीमेंडर को। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है दोस्तों? अनेक्सीमेंडर। अनेक्सीमेंडर ने सबसे पहले विश्व के, पूरे विश्व का मानचित्र को तैयार किया था। कौन तैयार किया था दोस्तों? अनेक्सीमेंडर ने। ये हम ध्यान रखेंगे। ओके, विश्व के मानचित्र का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? तो अनेक्सीमेंडर को। हमसे पूछेगा भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस हैं। भूगोल का जनक हिकेटियस है। जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने। किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। बोलेंगे साथ साथ। ओके, और वर्तमान भूगोल का जनक कौन है दोस्तों? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। और विश्व के मानचित्र का निर्माणकर्ता कौन है? विश्व के मानचित्र का निर्माणकर्ता कौन है दोस्तों? तो अनेक्सीमेंडर। विश्व के मानचित्र का निर्माणकर्ता कौन है दोस्तों? अनेक्सीमेंडर। ओके, ये इतनी बातें हम ध्यान रखेंगे। अब आइए चलते हैं थोड़ा और आगे। आइए, ब्रह्मांड से संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं, इनके बारे में भी जानते हैं। ब्रह्मांड से संबंधित कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, इसे भी सीखते हैं। पहली अवधारणा है दोस्तों, पहली अवधारणा क्या कहती है देखते हैं। पहली अवधारणा क्या कहती है? ये है पहली अवधारणा जियो सेंट्रिक अवधारणा, यानी भू केंद्रिक सिद्धांत। भू केंद्रिक सिद्धांत यानी भू केंद्रीय सिद्धांत, जियो सेंट्रिक अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार, इस अवधारणा के तहत क्लासिडियस टाल्मी ने, अच्छा, ये अवधारणा कौन दिया था? यानी जियोसेंट्रिक अवधारणा किसने दिया था? तो क्लाडियस टाल्मी ने। किसने दिया था? क्लाडियस टाल्मी ने दिया था। इसने बताया कि पृथ्वी को ही संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना है। यानी क्लाडियस टाल्मी ने पूरे पृथ्वी को ही संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना है। इन्होंने बताया कि देखो भैया, पूरे ब्रह्मांड में के केंद्र में कौन है? तो पृथ्वी है, और इसी के आसपास सारी चीज़ें घूम रही हैं।
ऐसा बताया था किसने, टालमी ने बताया था, है ना। इसने क्या दिया था, जियोसेंट्रिक अवधारणा, मतलब जियो का मतलब आप जानते हैं कि क्या होती है, पृथ्वी। यानी इन्होंने बताया था कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड के केंद्र में है ना। किसने बताया था, अच्छा किसने बताया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, तो हम कह देंगे कि क्लासिडियस टालमी ने बताया था। हम टालमी याद रखेंगे, क्लासिडियस तो ऐसे थोड़ा नाम अटपटा है ना, तो हम टालमी याद रख लेंगे कि जियोसेंट्रिक अवधारणा किसने दिया था, यानी भू केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था, तो टालमी ने दिया था, क्लासिडियस टालमी ने दिया था। ओके, भू केंद्रित, भू का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी ही केंद्र में है ना, यानी भू केंद्रित हो गया, किसने दिया था, टालमी ने दिया था। ओके, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। दूसरी अवधारणा है दोस्तों कि हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। दूसरी अवधारणा क्या है दोस्तों, दूसरी अवधारणा यानी हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। हेलियो का मतलब सूर्य होता है दोस्तों, ठीक ना। कह रहा है कि सूर्य केंद्रित सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत यानी इस अवधारणा के तहत पोलैंड का कौन निवासी था दोस्तों, निकोलस कॉपरनिकस। पोलैंड के निवासी निकोलस कॉपरनिकस ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है, पृथ्वी नहीं स्थित है, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है। किसने बता दिया था, ये कॉपरनिकस ने, निकोलस कॉपरनिकस ने। बहुत तेज बंदा था ये, है ना। इन्होंने बताया कि देखो, पृथ्वी सूर्य के केंद्र में, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, बल्कि सूर्य पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है ना। यानी इन्होंने बताया कि हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दिया था, यानी सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि केंद्र में तो सूर्य स्थित है, पृथ्वी नहीं स्थित है, सूर्य स्थित है। और आगे ये भी बताया कि तथा पृथ्वी व अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इन्होंने बताया कि देखो, पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है, सूर्य है, और जितने भी ग्रह हैं और साथ की पृथ्वी भी इसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, यानी परिक्रमा करते हैं इसकी। आपसे पूछ दे कि हेलियोसेंट्रिक अवधारणा किसने दिया था, तो निकोलस कॉपरनिकस ने। यानी सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था, तो निकोलस कॉपरनिकस ने। लेकिन भू केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था, तो भू केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था, तो टालमी ने दिया था। भू केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था, तो टालमी ने दिया था। ओके दोस्तों, तो इतनी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। ओके, भू केंद्रित अवधारणा पूछ दे तो किसने दिया था, तो टालमी ने दिया था। लेकिन सूर्य केंद्रित अवधारणा किसने दिया था, तो वो निकोलस कॉपरनिकस ने दिया था। ओके, इतनी ध्यान रखेंगे हम चीज़ें। आगे देखिए, कह रहा है कि निकोलस कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक पूछ दे कि कौन है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कौन है, तो निकोलस कॉपरनिकस है। कौन है, निकोलस कॉपरनिकस हैं। आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कौन है, निकोलस कॉपरनिकस हैं। कॉपरनिकस ने ही बताया था कि पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है, तो सूर्य है। टालमी ने तो कहा था कि नहीं, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है ना। टालमी ने गलत बता दिया था। लेकिन जब निकोलस कॉपरनिकस आए, ये कौन, कहाँ के थे, पोलैंड के थे। इन्होंने बताया कि नहीं नहीं, पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है, सूर्य है, और जितने भी ग्रह हैं और पृथ्वी भी उसके चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ओके, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा किसने दिया था, निकोलस कॉपरनिकस ने। जियोसेंट्रिक अवधारणा किसने दिया था, तो टालमी ने दिया था। आगे आपसे पूछ देगा कि नहीं, चलो बताओ आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कौन है, तो निकोलस कॉपरनिकस हैं। ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। अच्छा दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से कुछ सिद्धांत भी हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत भी दिए गए हैं। आइए उन सिद्धांतों को भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। अरे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांत हैं दोस्तों, तो पहला सिद्धांत है जो क्या है, मान्य है सबसे ज़्यादा, कौन है वो, बिग बैंग सिद्धांत। कौन है दोस्तों, बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, जॉर्ज लेमेंत्री ने। किसने दिया था, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, जॉर्ज लेमेंत्री ने। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, जॉर्ज लेमेंत्री ने। दूसरा सिद्धांत ये है दोस्तों कि साम्यावस्था का सिद्धांत। दूसरी सिद्धांत कौन सी है दोस्तों, साम्यावस्था का सिद्धांत। साम्यावस्था का सिद्धांत किसने दिया था, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बांडी ने दिया था। साम्यावस्था का सिद्धांत किसने दिया था, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बांडी ने दिया था। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। एक और अवधारणा है दोस्तों, दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत क्या है दोस्तों, दोलन सिद्धांत किसने दिया था, तो डॉक्टर एलन संडेज ने दिया था। किसने दिया था, डॉक्टर एलन संडेज ने। दोलन सिद्धांत किसने दिया था, डॉक्टर एलन संडेज ने। ये चीज़ें ध्यान रखें, हम ये वाली चीज़ें ज़्यादा ध्यान रखें, इसे भूलना नहीं है। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉर्ज लेमेंत्री ने।
इन चीज़ों को भी ध्यान रख लेंगे कि साम्यावस्था का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस गोल्ड एम हरमन बांडी ने दिया था। ओके। दोलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डॉक्टर एलन संडेज ने। ये चीज़ें हम याद रखेंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं आखिर आकाशगंगा क्या होती है। आप सबको पता है आकाशगंगा क्या है? आइए इसके बारे में सीखते हैं। आकाशगंगा, आकाशगंगा क्या है? तो दोस्तों सुनिए, ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास आपसे पूछे कि चलो बताओ पूरे ब्रह्मांड का व्यास कितना है, तो हम बताएंगे कि 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ठीक ना? आप सबको पता है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, खगोलीय दूरी का मात्रक है, तो इसलिए खगोल को मापा गया है प्रकाश वर्ष में। तो हम कह देंगे कि ब्रह्मांड का पूरा व्यास कितना है, तो हम बताएंगे 10⁸ प्रकाश वर्ष। ओके। और ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएँ हैं, यानी जैसे हमारी मंदाकिनी है। ठीक ना? आकाश गंगाएँ मतलब जैसे मेरी मंदाकिनी है, मतलब हमारी मंदाकिनी है ना? ब्रह्मांड में लगभग कितनी आकाश गंगाएँ हैं दोस्तों? तो 100 अरब आकाश गंगाएँ हैं। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है। आकाशगंगा क्या होता है? आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है, मतलब आकाशगंगा में बहुत सारे तारे मौजूद होते हैं, है ना? और यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग कितने तारे होते हैं दोस्तों? तो 100 अरब तारे होते हैं। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10⁸ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएँ हैं। एक आकाशगंगा नहीं है, जैसे हमारी आकाशगंगा कौन सी है? मंदाकिनी है। ऐसे ही 100 अरब आकाशगंगाएँ कहाँ हैं? ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। और हर आकाशगंगा में असंख्य तारों का समूह है, बहुत सारे तारे हैं। यानी कि हर आकाशगंगा में लगभग कितने तारे हैं दोस्तों? 100 अरब तारे होते हैं। आपसे पूछ दे क्वेश्चन कि बताइए आकाशगंगा में कुल कितने तारे होते हैं, तो हम बताएंगे कि 100 अरब तारे हैं। ये भी हमसे पूछ दे कि ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएँ हैं, तो हम बताएंगे कि 100 अरब आकाशगंगाएँ हैं, है ना? और हर आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। ओके। बल्ज, बल्ज क्या होता है? आइए जानते हैं बल्ज। बल्ज क्या होता है? तो आकाशगंगा के केंद्र को बल्ज कहा जाता है। बल्ज क्या होता है? आकाशगंगा का केंद्र होता है, यानी आकाशगंगा के केंद्र को कहा जाता है क्या? बल्ज। जैसे आकाशगंगा की, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी है। मंदाकिनी के केंद्र बिंदु को हम क्या कहेंगे दोस्तों? बल्ज कहेंगे। हर आकाशगंगाओं का एक केंद्र बिंदु होता है जिसे हम बल्ज कहते हैं, है ना? और आकाशगंगाओं में कितने तारे होते हैं दोस्तों? तो 100 अरब तारे होते हैं। ये ध्यान रखेंगे। आगे कह रहा है कि हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहा जाता है। जो हमारी मंदाकिनी है, जिसमें हमारा सूर्य स्थित है या और हमारी जितने ग्रह हैं, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? मंदाकिनी कहते हैं। इसे हम दुग्ध मेखला भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं दोस्तों? मंदाकिनी या फिर दुग्ध मेखला कहा जाता है। ओके। क्या कह लेते हैं दोस्तों? मंदाकिनी या फिर दुग्ध मेखला कह लेते हैं। आगे कह रहा है इसकी आकृति सर्पिलाकार है। इसकी आकृति कैसी है दोस्तों? ये सर्पिलाकार है। पूछ देगा कि मंदाकिनी की आकृति कैसी है, तो हम क्या बताएंगे दोस्तों? कि सर्पिलाकार है। या ये भी हमसे पूछ सकता है कि हमारी आकाशगंगा का आकृति कैसी है, तो हम बताएंगे कि हमारी आकाशगंगा यानी मंदाकिनी की आकृति सर्पिलाकार है। ओके। सर्पिलाकार का मतलब ऐसे दोस्तों, देखिए ऐसे ऐसे करके, ऐसे सर्पिलाकार है। ठीक है, इस तरह का है। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे। मिल्की वे क्या होता है? आइए जानते हैं मिल्की वे क्या होता है। मिल्की वे कह रहे कि मंदाकिनी का भाग जो रात में दिखाई देता है। मिल्की वे किसे कहते हैं? मंदाकिनी का वह भाग जो हमें रात में दिखाई देता है, उसे ही क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे क्या होती है? मंदाकिनी का वह भाग जो रात में दिखाई देती है, क्या कहलाती है? मिल्की वे कहलाता है। ओके। सूर्य तो आप लोग जानते हैं सूर्य क्या होता है। सूर्य मंदाकिनी का एक तारा है। सूर्य भी हमारी इसी मंदाकिनी में स्थित है और यह भी एक तारा है। आप सबको पता है कि आकाशगंगा यानी मंदाकिनी, आप सबको पता है कि आकाशगंगा में कितने तारे होते हैं? तो 100 अरब तारे होते हैं। तो मंदाकिनी भी तो एक आकाशगंगा ही है ना, इसमें भी 100 अरब तारे होंगे और उन 100 अरब तारों में से एक हमारा सूर्य भी है ना। यानी सूर्य क्या है दोस्तों? तो मंदाकिनी का एक तारा है, छोटा सा। ओके, ये ध्यान रखेंगे। अब ये भी हमसे पूछ देता है दोस्तों कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है। आप सब, प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है तो दोस्तों?
यह सूर्य के सबसे निकटतम तारा है। जैसे सूर्य एक तारा है तो इसके आसपास भी तो बहुत सारे तारे होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना? होंगे सर, ऑब्वियसली होंगे। तो उसी तरह सूर्य के सबसे नज़दीक एकदम सटा हुआ इससे करीब में कौन सा तारा है दोस्तों? तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। उसका क्या नाम है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पूछ देगा कि सूर्य के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? सूर्य है। और सूर्य के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ओके, ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों पढ़ते हैं सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं एवं क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौर मंडल कहलाते हैं। सौर मंडल क्या कहलाता है? तो सूर्य के साथ साथ उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले जितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उल्काएं हैं एवं क्षुद्र ग्रह, इन सब के संयुक्त रूप को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में सारी चीज़ें आ जाती हैं दोस्तों। सूर्य के साथ साथ जितने सारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उल्काएं हैं एवं क्षुद्र ग्रह हैं, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं। ओके, सौरमंडल में कौन कौन आ जाते हैं? आप सबको पता चल गया कि सौरमंडल के अंतर्गत सभी आ जाते हैं, चाहे वो ग्रह हो, उपग्रह हो, धूमकेतु हो, उल्काएं हों और क्षुद्र ग्रह, सब के सब सौरमंडल के अंतर्गत आते हैं। यानी सौर, इन सब का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? सौरमंडल कहलाता है। ओके, अब आइए जानते हैं थोड़े सूर्य के बारे में। सूर्य सूर्य क्या है? सूर्य जो कि सौर मंडल का जन्मदाता है। सूर्य कौन है दोस्तों? ये सौर मंडल का जन्मदाता है। यह एक तारा है। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ के आए हैं। किसका भाग है सूर्य? तो मंदाकिनी का एक भाग है। मंदाकिनी में वैसे तो 100 अरब तारे हैं, उनमें से एक छोटा सा तारा कौन सा है दोस्तों? तो सूर्य है। और सूर्य के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है दोस्तों? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ये भी ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि सूर्य जो कि सौर मंडल का जन्मदाता है, यह एक तारा है जो ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है ना? सूर्य नहीं रहे तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है कि नहीं? दुनिया ही ख़त्म है ना? तो सूर्य हमें क्या देता है? ऊर्जा के साथ साथ, ऊर्जा तो देता ही देता है, ऊर्जा के साथ साथ और भी क्या देता है दोस्तों हमें? ऊर्जा के साथ साथ प्रकाश भी प्रदान करता है। यानी ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है हमें, है ना? हाँ, आगे कह रहा है सूर्य की उम्र। सूर्य की उम्र कितनी है दोस्तों? लगभग 5 बिलियन वर्ष। सूर्य की उम्र कितनी है दोस्तों? 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य की उम्र कितनी है दोस्तों? 5 बिलियन वर्ष। जैसे नॉर्मल मानव की उम्र कितनी होती है? 60 या 70, ठीक ना? इतने वर्ष की होती है। लेकिन सूर्य की उम्र कितनी है? सूर्य की एज कितनी है दोस्तों? तो 5 बिलियन वर्ष है ना? 5 बिलियन वर्ष है। ओके दोस्तों, सूर्य की उम्र कितनी है? 5 बिलियन वर्ष। आगे कह रहा है कि भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? 10⁻11 वर्ष। कितना अभी जिंदा रहेगा ये सूर्य, अभी कितनी दिनों तक जिंदा रहेगा? तो कितने दिनों तक जिंदा रहेगा, यानी कितने दिनों तक यह हमें ऊर्जा और प्रकाश देता रहेगा? तो 10⁻11 वर्ष तक। 10⁻11 वर्ष तक। इसकी टोटल उम्र कितनी है दोस्तों? तो 5 बिलियन वर्ष है। लेकिन अभी ये कब तक जिंदा रहेगा? 10⁻11 वर्ष तक जिंदा रहेगा, ठीक ना? भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है दोस्तों? पूछ देगा आपसे तो क्या बताएंगे? 10⁻11 वर्ष, है ना? 10⁻11 वर्ष। ओके दोस्तों, भविष्य में सूर्य की ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? 10⁻11 वर्ष। यानी ये कब तक जिंदा रहेगा? 10⁻11 वर्ष तक, है ना? आगे, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना मिनट का समय लगता है? बताइए दोस्तों। ये कह रहा देखो, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। हमसे पूछ देता है दोस्तों कि बताइए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो हम बता देंगे कि 8 मिनट 16 सेकंड या फिर 17 सेकंड ऑप्शन में मिल जाता है हमें, है ना? सूर्य को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है दोस्तों? 8 मिनट 16 या फिर 17 सेकंड। कभी कभी 20 सेकंड भी दे देता है और 16 सेकंड भी दे देता है, तो हम 16 सेकंड वाला लगाएंगे, ठीक है दोस्तों? ये ध्यान रखेंगे। 8 मिनट 16 सेकंड या फिर 17 सेकंड, ठीक ना? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है दोस्तों? 8 मिनट 16 सेकंड। ये ध्यान रखेंगे। आगे कह रहा है सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव और अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। देखिए दोस्तों,
सौर ज्वाला को, जो सूर्य की ज्वाला है, उसको उत्तरी ध्रुव पर क्या बोलते हैं दोस्तों? अरोरा बोरियालिस। अरोरा बोरियालिस किस पे बोलते हैं दोस्तों? उत्तरी ध्रुव पर। उत्तरी ध्रुव पर क्या बोलते हैं दोस्तों? अरोरा बोरियालिस, ये ध्यान रखेंगे। और दक्षिणी ध्रुव पर क्या बोलते हैं? अरोरा ऑस्ट्रेलिस। दक्षिणी ध्रुव पर क्या बोलते हैं दोस्तों? अरोरा ऑस्ट्रेलिस। उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस बोलते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ओके दोस्तों, ये समझ पाए आप लोग? सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं? तो अरोरा बोरियालिस कहते हैं। और दक्षिणी ध्रुव पर क्या कह देते हैं दोस्तों? अरोरा ऑस्ट्रेलिस कह देते हैं। ओके, इतनी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर होता है दोस्तों, है ना। कह रहा है कि सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। कोई पूछे कि सूर्य का व्यास कितना है दोस्तों? तो 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। मतलब सूर्य के अंदर 110 पृथ्वी एक साथ फेंकी जा सकती हैं, है ना। हाँ, सूर्य का व्यास कितना है दोस्तों? 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। कितना है दोस्तों? 110 गुना है। सूर्य का व्यास कितना है दोस्तों? 13,92,000 किलोमीटर, ये हम ध्यान रखेंगे। और ये पृथ्वी के व्यास का कितना है दोस्तों? 110 गुना है। आगे कह रहा है सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है दोस्तों? 13 लाख गुना बड़ा है। और पृथ्वी को सूर्याताप का लगभग 2 अरबवां भाग मिलता है। यानी सूर्य जितना गर्म है, उसका केवल 2 अरबवां भाग ही हमारी पृथ्वी पर आ पाता है ना। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, ये तो 13 लाख गुना बड़ा है। और पृथ्वी को सूर्यताप का लगभग 12वां भाग, 2 अरबवां भाग मिलता है। सॉरी दोस्तों, यार सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्यताप का लगभग 2 अरबवां भाग ही मिलता है। यानी उसकी पूरी गर्माहट का केवल 2 अरबवां भाग ही हमारे पृथ्वी तक आ पाता है ना। सौर मंडल निकाय के द्रव्यमान का 99.999% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। ठीक ना। कह रहा है सौरमंडल के निकाय का द्रव्यमान, सूर्यमंडल निकाय के द्रव्यमान का 99.99% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। ओके, ये ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों, सूर्य की कुछ आंतरिक संरचना को हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, ये देखिए ध्यान से दोस्तों, ये जो आउटर लेयर है, ये बाहर जो लेयर है, ये बाहरी वाला लेयर है ना, ये बाहर वाले लेयर को, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रकाश मंडल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। यह सूर्य का सबसे निचली दीप्तिमान सतह, यह जो हमें दिखाई देता है, जिसकी वजह से प्रकाश हमारे धरती पर आता है, उसको बाहरी वाले को, एकदम बाहरी वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक ना, ये ध्यान से देखिए। उसके बाद ये क्या है दोस्तों? ये वाली चीज़ क्या है? ये देखिए, ये वाली चीज़ क्या है दोस्तों? इसको सूर्य किरीट कहते हैं। इसे किरीट या कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे सूर्य किरीट या फिर कोरोना कहते हैं। तापमंडल की सबसे ऊपरी परत है। कह रहा है कि सूर्य के तापमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है दोस्तों? तो हम क्या बताएंगे? किरीट या फिर कोरोना। और ये प्रकाश मंडल है। ठीक ना। सूर्य की सबसे निचली दीप्तिमान सतह कौन सी है दोस्तों? प्रकाश मंडल है। ये ध्यान रखेंगे, है ना। वर्णमंडल क्या होता है? सूर्य का निचला तापमंडल वायु की लाल संतरी परत, ठीक है, जो लाल लाल दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णमंडल कहते हैं। ये बीच वाले भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? ये बीच वाला भाग, इसको क्या कहते हैं? क्रूड। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? क्रूड। जहाँ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, जहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम हमेशा क्या करते रहते हैं? रिएक्शन करते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? क्रूड कहते हैं। और ये दोस्तों क्या है? विकिरण मेखला है। ठीक है, ये ध्यान से देखेंगे। और ये बाहर वाली संवहनी, ये जो वाली लाइन जा रही है, ये इसको क्या कहते हैं? संवहनी मेखला कहते हैं। ओके दोस्तों, आइए इनके बारे में और भी हम डिटेल में जानते हैं। कह रहा है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल क्या है? यानी फोटोस्फीयर। सूर्य का वह भाग जो हमें आँखों से दिखाई देता है, सूर्य का वह भाग जो हमें आँखों से दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों? प्रकाश मंडल कहलाता है। ये हम ध्यान रखेंगे।
पूछ देगा कि प्रकाश मंडल किसे कहते हैं, तो सूर्य का वह भाग जो हमें आँखों से दिखाई देता है, या ऐसे भी पूछ सकता है हमसे दोस्तों कि सूर्य का वह भाग जो हमें नंगी आँखों से दिखाई देता है, या जो हमें आँखों से दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है, फोटोस्फीयर कहलाता है, या फिर प्रकाश मंडल। इंग्लिश वाला ज़्यादा ध्यान रखेंगे हम, इंग्लिश वाला ही पूछ देता है, तो क्या कहेंगे, फोटोस्फीयर कहलाता है। आगे कह रहा है कि सौर कलंक क्या होता है। सौर कलंक, सौर कलंक क्या है दोस्तों, सूर्य की सतह पर स्थित काले धब्बे, कलंक जानते हैं ना, कलंक लग गया इसके ऊपर, कहते हैं ना ऐसे। तो सूर्य पे जो कलंक लग जाता है उसको सूर्य के ऊपर जो काला धब्बा लग जाता है उसे क्या कहते हैं, सूर्य कलंक कहते हैं। सूर्य की सतह पर स्थित काले काले धब्बे क्या कहलाते हैं, सूर्य कलंक कहलाते हैं। किसी पर काला धब्बा लग जाता है तो कहते हैं ना इसके ऊपर कलंक लग गया है। तो सूर्य के ऊपर जो काला धब्बा लग जाता है उसे क्या कहते हैं, सूर्य कलंक कहते हैं, या सौर कलंक कहते हैं। ओके दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। सूर्य किरीट क्या होता है, इसी से कोरोना भी कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ देता है दोस्तों कि सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला सूर्य के भाग को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन में लिखा रहता है किरीट या फिर कोरोना, तो हम टिक लगा देते हैं दोस्तों, किरीट या फिर कोरोना। ओके, सूर्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। कहता है कि सूर्य किरीट यानी सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं, तो किरीट या फिर कोरोना कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे। ओके, क्रोड क्या होता है, तो अभी हमने बताया कि सूर्य का आंतरिक भाग जहाँ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है उसे क्रोड कहते हैं। सूर्य के मध्य वाला भाग होता है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम हमेशा रिएक्शन करते रहते हैं, बुलबुले की तरह निकलता रहता है, ठीक ना। हाँ, उसे क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। आगे कह रहा है दोस्तों, ये नोट ध्यान रखें, कह रहा है मध्य रात्रि सूर्य, सूर्य का उत्तरी ध्रुव वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य क्या कहलाता है दोस्तों, सूर्य का उत्तरी ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना मध्य रात्रि सूर्य कहलाता है। मध्य रात्रि सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्य रात्रि सूर्य कहाँ दिखाई देता है दोस्तों, आर्कटिक क्षेत्र में, मतलब रात को मध्य रात में दिखाई देता है सूर्य। हमारे यहाँ रात में सूर्य दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, लेकिन आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। कब, मध्य रात्रि का सूर्य, ठीक है। कहता है सूर्य का उत्तरी ध्रुव वृत्त में देर तक चमकना है, देर तक चमकता रहता है, तो मध्य रात्रि का सूर्य कहलाता है। कहाँ दिखाई देता है दोस्तों, ये आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं, बाकी कल से हम ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी चीज़ें आप सबको समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। यदि सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दें, और हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि और भी जब हम प्रैक्टिस सेशन लेकर के आएँ तो आप सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।